ऊपर के बरगद के पेड़ के नीचे बूढ़े किसान और अलग अलग वर्गों के लोग शाम के बाद आकर बैठते हैं। 1 महीने पहले आई भीषण बाढ़ ने गांव का रूप बदल दिया था। जो भी कहिए धनमोहन काका, ये घटना ही वाकई अजीब है। अजीब क्या है मास्टर? रात बेरात कोई लालटेन लेकर तालाब के किनारे जाएगा तो जाहिर सी बात है हादसा तो होगा ही। पूरा भैरवपुर झील और तालाब से भरा है, लेकिन सब मौतें उसी एकमात्र कंकाल ताल में क्यों हो रही है? हाँ, यही तो गांव में बहुत तालाब है, लेकिन मौतें सिर्फ उसी कालकोट श्मशान वाले कंकाल ताल में ही हो रही है। इन चर्चाओं के बीच एक अजनबी आदमी आता है, कंधे पर लाठी और पोटली, कसी धोती और बारीक बोझ में। अरे ये कौन? आप तो हमारे गांव के नहीं लगते। कहाँ से आप आए हो? पहले आप सभी को नमस्कार। मैं आमतला से आया हूँ। मैं इस गांव के शिवारी पांडे का वकील हूँ। वकील मतलब कोई मुकदमा करने आए हो क्या? मेरे दादा की 8 बीघा जमीन मेरे साझेदारों ने हड़प ली है। मैं उसी पर मुकदमा करने आया हूँ। विक्रम उदास और परेशान चेहरा लेकर सबकी तरफ देखकर बोले, मैं बहुत दूर से आया हूँ। क्या आज की रात किसी के घर ठहर सकता हूँ? बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। जरूर, आप चाहो तो। क्या है वो रास्ता? जी बताइए। शिवारी पांडे पास के निकुंजपुर गांव में रहते हैं। तुम चाहो तो वहाँ उनके पुराने घर में रुक सकते हो, लेकिन याद रखना कालकोट श्मशान के पास बिल्कुल मत भटकना, समझे क्या? यह कहकर परदेसी नाराज होकर पाँव पटकते हुए रास्ते पर निकल पड़ता है। मामला ठीक नहीं लग रहा। वो आदमी परदेसी है, अगर कुछ हो गया तो हम गांव वालों को कैसे सफाई देंगे? सब लोग बियर सिंह काका के घर की ओर रवाना हो गए और तभी चलते चलते अचानक उसके सामने एक परछाई खड़ी हो जाती है। कौन है? कौन हो तुम? हे भगवान बचाओ मुझे, हे भगवान। उधर मंदिर से बीर सिंह काका बाहर निकले। क्या हुआ? सब लोग ऐसे घबराए क्यों और कहाँ भाग रहे हो? कुछ तो गड़बड़ है बीर सिंह काका। या तो कोई अनहोनी हो चुकी है, नहीं तो फिर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। शायद अब और समय बर्बाद करना उचित नहीं होगा। तो परदेसी भी उसी शमशान की ओर गया है, हमें भी उसी ओर चलना चाहिए। दूसरी तरफ विक्रम एक कांच पर बंधा है। सामने अघोरी की आग चल रही है। अरे जाग गया रे तू, अब तेरी आखिरी नींद का समय आ चुका है। नाम क्या है तेरा वैसे? आप कौन है? मुझे छोड़ दो, मैं तो इस गांव का भी नहीं हूँ। मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। चुप, तुझे बलि चढ़ाए बिना मेरी साधना पूरी नहीं होगी। हे आजा, काट इसको, रेत इसका गला। क्षण भर में अंधेरे से बड़ा भयंकर राक्षस घर से बाहर निकल आया और उसके हाथ में एक विशाल तलवार थी। उसका एक एक कदम मानव मृत्यु का साक्षात रूप प्रतीत कर रहा था। अघोरी और धनमोहन को क्या पता था? झाड़ियों के पीछे मास्टर वीर सिंह और बाकी गांव वाले उन्हें चुपके से देख रहे थे। हाँ, अमावस को उस अमृत पोखर में डुबकी लगा कर मैं पा सकता हूँ लंबी उम्र, जीवन, बहुत बड़ा भोग है रे। इतना कहते ही राक्षस विक्रम का गला काटने जा रहा था। विक्रम कांपते हुए आंखें बंद कर लेता है, लेकिन तभी झाड़ियों से एक चलता हुआ मशाल राक्षस के सीने पर आ गिरा। उसका पूरा शरीर आग में झुलस उठा। रघु प्रसाद मास्टर ने विक्रम का हाथ खोला। विक्रम का हाथ खुलते ही वो गुस्से से लाल होकर धनमोहन की तरफ बढ़ा। इसे क्यों छोड़ा? ये मेरा शिकार था, मेरी साधना अधूरी रह जाएगी। उसकी बात पूरी भी ना हुई थी कि गांव वालों ने उस अघोरी बाबा को पीट कर मार डाला। लेकिन विक्रम, जिसे बचाकर जोश आ गया था, किसी की नहीं सुनता। उसने उस बूढ़े धनमोहन को इतना मारा कि मार कर मार डाला। वीर सिंह, रघु प्रसाद और कुछ और लोग रोकने की कोशिश करते हैं, पर विक्रम ने किसी की बात नहीं मानी। तो इस तरह भैरवपुर गांव ने अपनी आंखों से देखा कि धनमोहन कैसे तांत्रिक के साथ मिलकर गांव वालों के साथ काली साधना कर रहा था।
जिसकी सजा अब उसे मिल भी गई। लेकिन अब गांव वालों ने कसम खाई कि अब कोई भी रात में शमशान की ओर कदम नहीं रखेगा।